हेलो और वेलकम दोस्तों। सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 3 तक सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4। Skylark Airways is planning to acquire a light commercial aircraft for flying class clients at an investment of rupees 50 lakh. The expected cash flow after tax for the next 3 years is as follows. तो यहाँ पर एक स्काईलार्क एयरवेज कंपनी है जो कि प्लान कर रही है टू एक्वायर अ लाइट कमर्शियल एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना पड़ेगा? 50 लाख का, और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दिया है। जब भी हम लोग को एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दिया जाता है तो उसका एक्सपेक्टेड एनपीवी ही निकलता है। तो 3 years का कैश फ्लो गिवन है यहाँ पर विथ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, The company wishes to take into consideration all possible risk factors relating to an airline operation. The company wants to know the expected NPV of this venture, assuming independent probability distribution with 8% risk-free rate of interest. तो कंपनी यहाँ पे सारा पॉसिबल रिस्क फैक्टर को कंसिडर कर रही है और जानना चाहती है कि एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या होगा, assuming it is an independent probability distribution. ठीक है, जब भी क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि जहाँ कैश फ्लोज गिवन जो क्वेश्चन में है वो डिफरेंट है, वहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। ये तभी यूज़ होगा जब हमारा कैश फ्लोज जो गिवन है वो डिफरेंट है। सबसे पहले एनपीवी निकाल लेंगे ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 के लिए। सबसे पहले कैश फ्लोज जो गिवन है 14, 18, 25 एंड 40 लैक्स, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ये। हम लोग कैश इनफ्लो को x मानेंगे तो 14 इंटू 0.1 इक्वल्स टू 1.4। ऐसे करके बाकी का भी निकाल के समीशन कर लेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 27। ये हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हो, इसको x बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ईयर 2 के लिए भी सेम वे से कर लेंगे और ईयर 3 का भी हम लोग सेम वे से एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकला है एनपीवी, ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी फैक्टर से। 8% पहला ईयर के लिए इतना आएगा। 8% पहला ईयर के लिए कैसे निकाल रहे हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1.08। ये पहला ईयर के लिए हमारा 0.925 आ जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए हमारा 0.8573 आ जाएगा। थर्ड ईयर के लिए भी वैसे निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्काउंट कर लेंगे। ऐड करके हमारे पास पीवी आ जाएगा, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, लेस कर देंगे हमारा कैश आउटफ्लो कितना है, 50 लाख, सॉरी 50 लाख। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा एनपीवी 22.27। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द पॉसिबल डेविएशन इन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए बुक में अलग से सॉल्व किया है, बट ये मेथड ज़्यादा इजी है। अगर जो हम लोग यहाँ पर निकाले थे ये 3 मेथड, 1, 2, 3, साथ ये एक फोर्थ टेबल भी ज्वाइन कर देंगे, ये px² हो जाएगा। जो px है मल्टीप्लाइड बाई x, तो हमारा px² निकल के आ जाएगा। ये ईयर 1 का है यहाँ पे। ठीक है, ये टेबल ईयर 1 का है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो था और ये वाला भी वैल्यू हमारे पास टोटल आ गया। अब हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकाल लेंगे? इसका जो समीशन है वैल्यू 814.40 माइनस EX², हमारा यहाँ पे 27 है तो 27। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे EPX² माइनस EX² ये हम लोग कर लेंगे जो यहाँ पर ये वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा ये रूट अंडर है। ओके, ये रूट अंडर के अंदर ये वाला है, तो हमारा जो टोटल आंसर आएगा वो 9.241 है, ये वैल्यू आ जाएगा। बुक में भी सेम आंसर आ रहा है। पहले यहाँ पे x माइनस एक्स बार करके निकाल के ये लोग ऐसे करके फिर उसका SD निकाल रहे हैं। और जो मेरा मेथड है इसमें हम लोग फॉर्मूला के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला के थ्रू करेंगे तो हमारा भी सेम वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग ईयर 2 और ईयर 3 का भी निकाल लेंगे साइड बाय साइड इसी टेबल पे। ठीक है, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। टू फाइंड द पॉसिबल डेविएशन इन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, ये कैसे हम लोग निकालेंगे? हमारे केस में इंडिपेंडेंट मेथड यूज हो रहा है। ठीक है, 2 मेथड होता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। हमारे जो यहाँ मेथड यूज होगा वो होगा इंडिपेंडेंट मेथड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय 1 प्लस आर फॉर ईयर 1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 1 प्लस आर होल स्क्वायर and standard deviation 3 1 plus r cube, and it goes on.
ओके, फॉर फर्स्ट ईयर इट इज square, for second year again square, and third year square. Okay, this is the formula and this will be root under, total will be root under. ये हमारा फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट मेथड का, ठीक है। डिपेंडेंट मेथड में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे रूट अंडर नहीं होगा और यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं होगा, तो वो डिपेंडेंट मेथड हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हमारा फर्स्ट ईयर के लिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन था कितना आया था, 9.241 बाय 1 प्लस तो ये हमारा 1.08 आ जाएगा। इंटरेस्ट हमारा जो रेट दिया है वो 8% है। ओके, तो ये फर्स्ट ईयर का वैल्यू है होल स्क्वायर। सेकेंड का कितना आया था हमारा 9.93, नीचे का वैल्यू तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर। थर्ड ईयर के लिए हमारा था 8.61 yes 8.61 डिवाइड बाय 1.08 क्यूब, यहाँ स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारा वैल्यू आ जाएगा 13.8749। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पीवी डिस्ट्रीब्यूशन इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एक स्टेटिस्टिकल मेजर है ऑफ डिस्पर्शन, इट इज़ अ मेजर, इट मेजर्स द डेविएशन फ्रॉम सर्टेन नंबर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये एक स्टेटिस्टिकल मेजर है, ठीक है, और ये बताता है कि जो हमारा जो वैल्यू है वो कितना डेविएट कर रहा है, जो हम लोग जो एक फिक्स वैल्यू लेके चल रहे थे और जो रियल वैल्यू जो आएगा उससे वो कितना डेविएट कर रहा है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन से हम लोग पता कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 A. Cyber company is considering two mutually exclusive projects. Investment outlay of both the project is rupees 5 lakh and each is expected to have a life of 5 years. Under three possible situations, their annual cash flows and probabilities are as under. So यहाँ पर एक कंपनी है जो टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट करना चाहती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आउटले दोनों का ही सेम है, कितना 5 लाख का कैश आउटफ्लो होगा दोनों में ही, और दोनों का ही एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है 5 years, ठीक है। तो देर आर 5 पॉसिबल सिचुएशंस, या 5 पॉसिबल सिचुएशंस है, क्या क्या, गुड, नॉर्मल एंड वर्स। प्रोबेबिलिटी भी गिवन है दोनों का, तीनों सिचुएशन में दोनों का प्रोबेबिलिटी गिवन है, और कैश फ्लो कितना है प्रोजेक्ट ए का और बी का वो भी गिवन है। यहाँ पर भी कैश फ्लो जो है वो वेरी कर रहा है, सेम नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालेंगे जिससे हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी आएगा। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%, विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, एक्सप्लेन विथ वर्किंग्स। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो निकाल लेंगे या फिर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा कैश इनफ्लो गिवन है। एनपीवी कुछ इस तरह से निकाल लेंगे, सिचुएशन गिवन है, ये ए के लिए है, ठीक है, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, प्रोबेबिलिटी गिवन है, मल्टीप्लाई करके पी एक्स निकाल लेंगे, ये एक्स और ये पी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो या फिर एक्सपेक्टेड एनपीवी बोल सकते हैं। और ये जो है पी एक्स स्क्वायर, ये भी हम लोग निकाल के रख लेंगे, इससे स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने में काम आएगा। पहला के लिए हमारा पी एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, हमारा पी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पहला है 10,80,000, 6,40,000, 1,20,000, टोटल कर लेंगे 18,40,000, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो हमारा पहले साल का कितना है, 4 लाख, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9% जो हमारा गिवन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे कैसे, 9% 5 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.091234। तो 5 साल के लिए हमारा कितना हो जाएगा 3.8896, 3.89 ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमारा ये वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है, ठीक है। अब एनपीवी निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो जो हमारा 5 लाख है, तो हमारा एनपीवी आ जाएगा। इस सेम वे से प्रोजेक्ट बी का भी एनपीवी निकाल लेंगे, हमारा बी का भी सेम ही एनपीवी आएगा क्योंकि कैश इनफ्लो सेम है और आउटफ्लो भी सेम है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को एनपीवी के मेथड से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है इसके लिए। जैसे मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, इसमें हम लोग वैल्यू इनपुट करेंगे जो है 18.40 लेस 4 स्क्वायर।
तो 18.40 और 4 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 18.40 लेस 16 2.4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.54919। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ए के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसी तरह से प्रोजेक्ट बी का भी स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकाल लेंगे। प्रोजेक्ट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 0.774596। ये प्रोजेक्ट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो बी का स्टैंडर्ड डेविएशन ए से लो है, तो एस डी जितना लो रहेगा रिस्क उतना लो रहेगा। तो इस हिसाब से हम लोग बी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें रिस्क जो है ये लो है ए के मुकाबले। क्वेश्चन का पार्ट बी यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्स और वाई को लेके है, जिसका एक्सपेक्टेड एनपीवी और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि विच प्रोजेक्ट विल यू रिकमेंड बेस्ड ऑन द अबव डेटा। तो अबव डेटा के अकॉर्डिंगली हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे? एनपीवी के अकॉर्डिंगली जाए तो हम लोग प्रोजेक्ट वाई को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका एनपीवी हायर है, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन के अकॉर्डिंगली जाए तो हम लोग एक्स को चूज करेंगे जिसका कि रिस्क लो है। ठीक है, बुक का आंसर गिवन, लेट्स चेक। हाँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये चूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट वाई जो है वो लेस रिस्की है। ठीक है, एज पर क्वेश्चन नंबर 2, explain whether your opinion will change if your coefficient of variation if you use coefficient of variation as a measure of risk। तो इसके लिए यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। सी एनपीवी एक्स का कितना है? 1,06,000। वाई का है 2,40,000। स्टैंडर्ड डिविएशन 75,000, 1,35,000। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालेंगे? ये इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय एनपीवी। तो 75,000 डिवाइड बाय 1,06,000 इक्वल्स टू 0.71 और y के लिए आ जाएगा 0.56। ठीक है, नाउ on the basis of coefficient of variation project x appear to be more risky and y to be accepted। तो हमारा जो आंसर आया है यहाँ पर y जो है यहाँ पे coefficient of variance का वैल्यू लेस है तो ये कम रिस्की है। 3 which measure is more appropriate in this situation and why। तो यहाँ पर NPV method is most suitable क्योंकि because the NPV method is in compatibility of the object of wealth maximization। तो ये wealth maximization को ज़्यादा ये कंपैटिबल है एज कम्पेयर टू बाकी में जो भी मेथड्स है, इसलिए एनपीवी चूज किया जाएगा। सेशन 6, द ग्लोब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई, which require cash outlays of rupees 3,40,000, 3,30,000 respectively. The certainty equivalent CE approach is used। तो दिस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है इसमें CE अप्रोच यूज किया गया है। ठीक है, in incorporating risk in capital budgeting, current yield on government bond is 10%। तो CE के अप्रोच में हम लोग रिस्क फ्री रेट ही लेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड जो है ये रिस्क फ्री रेट है एंड दिस बी यूज्ड एज द रिस्कलेस रेट। हाँ, तो रिस्कलेस रेट यूज करेंगे। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज गिवन है दोनों प्रोजेक्ट का और दोनों की सर्टेनिटी इक्विवेलेंट भी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो सबसे पहले हम लोग एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ही ईजी है, 3 साल दिया है, तीनों साल लिख लेंगे। कैश फ्लो भी गिवन है, हम लोग वो भी लिख लेंगे। सीई दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग एडजस्टेड कैश फ्लो निकाल लेंगे। सीई मल्टीप्लाई करके हमेशा जब भी सीई दिया रहेगा तो हम लोग एडजस्टेड कैश फ्लो निकालेंगे। ठीक है, कैश फ्लो को सीई से मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम लोग का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल पीवी आ जाएगा। उसको ऐड करके हमारा जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट से लेस करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनपीवी में हमारा वही होता है, इनिशियल माइनस आउट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और जो हमारा कैश इनफ्लो आ रहा है उससे हम लोग इनिशियल लेस करेंगे तो हमारा एनपीवी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव में आ रहा है। सिमिलरली हम लोग वाई का भी करेंगे, उसका एनपीवी हमारा पॉजिटिव आ रहा है 41,000। तो ये पॉजिटिव है प्रोजेक्ट वाई का एनपीवी, इसलिए हम लोग प्रोजेक्ट वाई सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन का पार्ट 2 पूछ रहा है इफ द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड मेथड इज यूज्ड व्हिच प्रोजेक्ट वुड बी एनालाइज्ड विद अ हायर रेट। तो अगर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हम लोग यूज करेंगे तो क्या कौन सा सेलेक्ट किया जाएगा? सीई कोफिशिएंट ऑफ प्रोजेक्ट एक्स इज लोअर।
प्रोजेक्ट एक्स का जो सीई है वो लोअर है, इसका मतलब है कि इसका जो रिस्क है वो ज़्यादा है देन प्रोजेक्ट वाई। देयरफॉर इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड इज यूज्ड देन प्रोजेक्ट एक्स वुड बी एनालाइज्ड विथ हायर रेट। Section 7. The management of Powertech Limited must choose whether to go ahead with either of two mutually exclusive projects A and B. Expected profits are as follows. Option A, option B. Profit if there is strong demand, profit or loss if there is weak demand. Probability for strong demand and weak demand is given. What would be the decision based on expected values if no information about demands were available? Okay, सो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेसिस पे कौन सा डिसीजन लिया जाएगा, ऑप्शन ए का या ऑप्शन बी का। तो हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख लेंगे एंड देन प्रोजेक्ट ए और बी का उस प्रोबेबिलिटी पे हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो भी कर लेंगे। 0.3 प्रोबेबिलिटी के लिए हमारा प्रॉफिट ए से कितना आ रहा है 4000, ठीक है, और प्रॉफिट बी से कितना आ रहा है 1500, ठीक है। उसका ईवी हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इनटू प्रॉफिट, हमारा ईवी आ जाएगा ए के लिए। सिमिलरली 1500 इंटू 0.3 हमारा ईवी आ जाएगा प्रोजेक्ट बी के लिए। 0.7 प्रोबेबिलिटी के लिए हमारा ए का जो लॉस है वो 1000 का है और बी का प्रॉफिट 500 का है। सेम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से तो ईवी आ जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ ईवी ए के लिए 500 है और बी के लिए 800 है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो बी का प्रॉफिट है वो 800 जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिमांड वीक हुआ तो बी हमारे लिए प्रॉफिट है, लेकिन अगर डिमांड स्ट्रांग प्रूव हुआ तो ए हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। तो 30% चांस है कि ऐसा हो सकता है कि ए जो है वो डिमांड स्ट्रांग होगा और ए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। बी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिमांड। सी, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ये इंडिकेट करेगा कि डिमांड या तो स्ट्रांग है या तो वीक है, ये फोरकास्ट करके बताएगा, ठीक है। अगर हमारा डिमांड जो है वो वीक रहा तो उस केस में प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर डिमांड स्ट्रांग निकला फोरकास्ट तो उस केस में प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करना होगा, जिससे हम लोग को 4000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये टेबल भी वही बता रहा है कि अगर वीक रहा तो उसका प्रोबेबिलिटी 7% है कि वीक होगा और उस केस में बी सिलेक्ट करेंगे जिससे प्रॉफिट 500 होगा। लेकिन स्ट्रांग निकला तो हमारा प्रोबेबिलिटी 3% है और प्रोजेक्ट हम लोग ए चूज़ करेंगे जिसका प्रॉफिट आ रहा है 4000, ठीक है। तो हम लोग का ईवी कितना आ जाएगा 1550, ठीक है। एक और क्या है इसमें तरीका कि अगर इन्फॉर्मेशन सही निकला कि डिमांड स्ट्रांग होगा तो इसका 3% चांसेस है, तो 3% चांसेस के लिए हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ेगा हमारा, बी से आएगा 1500 और ए से आएगा 4000, तो इसका डिफरेंस कितना है 2500। तो 3% प्रोबेबिलिटी के लिए हमारा इतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना 750। तो प्रोवाइड दैट द इन्फॉर्मेशन डज नॉट कॉस्ट मोर देन 750 टू कलेक्ट, इट वुड बी वर्थ हैविंग इट। Illustration number 8. A manager is trying to decide which of the three mutually exclusive projects to undertake. Each of the project could lead to varying net profits which are classified as outcome 1, 2 and 3. The manager has constructed following payoff table or matrix, a conditional profit table. Net profit if outcome turns out to be, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर एक मैनेजर है जो डिसाइड करना चाह रहा है कि तीनों में से कौन सा प्रोजेक्ट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उसको अंडरटेक किया जाए। ईच प्रोजेक्ट का प्रॉफिट जो है वो वेरी करता है और इसको इस मैनेजर ने क्लासीफाई किया है एज आउटकम 1, 2 एंड 3, ठीक है। और ये जो है ये किस बेसिस पे है, पे ऑफ टेबल या मैट्रिक्स बेसिस पे है। Illustration number 9. A manager is trying to decide which of the three mutually exclusive projects to undertake. Each of the projects could lead to varying net profits which are classified as outcome 1, 2 and 3. The manager has constructed the following payoff table or matrix. Net profit if outcome turns out to be, ठीक है। तो आउटकम अगर वर्स्ट रहा जिसका प्रोबेबिलिटी 0.2 है तो नेट प्रॉफिट ए से 50,000 होगा, बी से 70,000 होगा, सी से 90,000 होगा। सिमिलरली अगर मोस्ट लाइकली केस रहा जिसका प्रोबेबिलिटी 5% है तो ये पर्टिकुलर आउटकम रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, और बेस्ट होने पर ये पर्टिकुलर आउटकम रहेगा जिसका प्रोबेबिलिटी 0.3 प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विच प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन। तो अगर नॉर्मल केस ले तो नॉर्मल केस में हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ईवी किसका है, हम लोग उसको चूज़ करते हैं। तो पहले उस क्राइटेरिया में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ द प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट ईवी ऑफ प्रॉफिट वे चूजन, दिस वुड बी द प्रोजेक्ट सी। कैसे, सबसे पहले आउटकम लिख लेंगे 1, 2, 3,
प्रोबेबिलिटी जिसका इतना 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 है, और प्रोजेक्ट का ईवी निकाल लेंगे। ए का ईवी कितना होगा, ए का हमारा 1 के लिए 50,000 है, मल्टीप्लाई बाई 2 10,000, बी का 17 है, 70 इंटू 70,000 इंटू 0.2, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, और सी का भी ऐसे आ जाएगा। ऐसे हम लोग टोटल वैल्यू निकाल लेंगे, उसका समेशन कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैल्यू हमारा आ रहा है वो सी से आ रहा है, इसीलिए हम लोग जो हाईएस्ट ईवी है सी का है, इसीलिए हम लोग सी से सेलेक्ट करेंगे इस केस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल इफ मिनिमैक्स रिग्रेट रूल इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पर मिनिमैक्स रूल अप्लाई करना है। ये रूल क्या है, यहाँ पर एक थ्योरी है जिसपे ये माना जाता है कि एक मैनेजर एक पर्टिकुलर रूट चूज कर लिया है, जैसे कि एक्स रूट है और वाई रूट है, तो उसने एक्स को चूज किया, तो एक्स चूज करने से उसको लॉस हो गया। तो अब लॉस होने के बाद वो सोच रहा है कि शायद अगर वो वाई लेता तो उसको ये लॉस नहीं होता जो एक्स से हुआ है, ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए एक रूल है ये, कि हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि एक आउटकम चूज करने से हमारा इतना लॉस होगा, ठीक है। इसी को हम लोग मिनिमैक्स रूल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लॉस टेबल बना लेंगे, टेबल ऑफ रिग्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अपॉर्चुनिस्टिक लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ए की जगह बी चुने होते तो हमारा कितना और प्रॉफिट होता, उसको नहीं चुनने के कारण कितना लॉस हुआ है, यही कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले आउटकम कितना है, 1, 2 और 3, वर्स्ट, मोस्ट लाइकली एंड बेस्ट। अगर हम लोग ए चूज़ किए हैं प्रोजेक्ट और हमारा वर्स्ट आउटकम आ गया, तो ए से हम लोग को कितना प्रॉफिट हो रहा था, ए से हम लोग को 50,000 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, वर्स्ट आउटकम के केस में। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ए की जगह सी सेलेक्ट किए होते तो हमारा 90,000 का प्रॉफिट होता। तो कितना प्रॉफिट हम लोग लूज कर गए, 90,000 लेस 50,000, 40,000 का प्रॉफिट लूज कर गए। तो ये हमारा 40,000 का प्रॉफिट लॉस्ट हुआ। सिमिलरली अगर हमारा मोस्ट लाइकली आउटकम आता, इन दैट केस हम लोग ए सिलेक्ट किए हैं और आउटकम 2 आ गया, तो उस केस में हम लोग को कितना लॉस बेयर करना पड़ता। 2 के केस में हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 1 लाख का हो रहा है, जो कि सी से आ रहा है, ठीक है। और हमारा ए सिलेक्ट करने के कारण हमारा प्रॉफिट 85,000 है, तो हम लोग को कितना लॉस बेयर करना पड़ता, 15,000 का लॉस होता। सिमिलरली अगर आउटकम 3 आता, आउटकम 3 आने पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट प्रोजेक्ट बी से मिल रहा है, ठीक है। और हम लोग प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट किए हैं, तो हम लोग का लॉस कितना हो गया, 10,000 का हम लोग का लॉस हो गया है। ऐसे ही हम लोग प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी का भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ एनालाइज करेंगे। मैक्सिमम रिग्रेट इज 40,000 विद प्रोजेक्ट ए। सबसे ज़्यादा रिग्रेट हमारा यहाँ पे 40,000 है प्रोजेक्ट ए को लेकर, और 25,000 प्रोजेक्ट बी का, और सी का मैक्सिमम कितना है 30,000। यहाँ पे लोएस्ट कितना रिग्रेट हम लोग को हो रहा है 25,000, जो कि बी से आ रहा है। तो बीइंग लोएस्ट रिग्रेट जो है, मैक्सिमम रिग्रेट जो है, लोएस्ट ऑफ दिस रिग्रेट, lowest of these three maximum regrets is 25,000. सो प्रोजेक्ट बी वुड बी सिलेक्टेड। यहाँ पर हम लोग क्या किए, पहले लॉस टेबल ड्रॉ करके देखे कि कितना कितना आउटकम पर हमारा कितना लॉस होगा, कुछ दूसरा प्रोजेक्ट नहीं सिलेक्ट करने के कारण, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा लॉस हम लोग को प्रोजेक्ट ए से हो रहा है, उसके बाद प्रोजेक्ट सी से हो रहा है, और सबसे कम लॉस हमारा प्रोजेक्ट बी से हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 10, यहाँ एक प्रोडक्शन मैनेजर है जो कि प्लान कर रहा है एक न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, और उसका एस्टिमेट करना चाहता है कि रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना पड़ेगा, ठीक है। एंड फॉर दिस, और इस काम के लिए वो क्या करता है, वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड निकालता है, ठीक है, इन टोन्स पर डे फॉर 2 मंथ पीरियड। हम लोग को क्या करना है, यूज दिस डेटा टू स्टिमुलेट द रॉ मटेरियल यूजेज रिक्वायरमेंट फॉर 7 days, ठीक है। और कंप्यूट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, और जो भी रिजल्ट आएगा उस पर कमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे। कैसे होगा, सी डिमांड गिवन है क्वेश्चन में, तो वो हम लोग कॉपी कर लेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 आ रहा है, तो 6 डिवाइड बाई 60, प्रोबेबिलिटी पहला के लिए आ जाएगा 0.1, सेकेंड का सिमिलरली 18 बाई 60 0.3, 15 बाई 60 0.25, ऐसे ही बाकी का निकालेंगे। फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। कैसे, पहले के लिए सेम रहेगा, दूसरे के लिए क्या रहेगा, 0.10 में ऐड कर देंगे 0.30, तो 0.40 वैल्यू आएगा।
नेक्स्ट 0.40 प्लस 0.25 0.65 0.65 प्लस 0.20 0.85 ऐसे करके सारा निकाल लेंगे तो एंड में हमारा हमेशा 1 ही आएगा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ से रैंडम नंबर्स कैसे निकालेंगे, पहला रैंडम नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होगा और कितने तक जाएगा, सी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हमारा 0.10 है, तो 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 आ रहा है, लेस 1 9, तो रैंडम नंबर पहला वाला 0 से लेके 9 तक होगा। नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, 9 तक तो है तो नेक्स्ट वाला हमारा 10 से स्टार्ट होगा और कितना होगा, CP हमारा 0.4 है, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, 40 लेस 1 39, तो 10 से 39 यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ 40 से स्टार्ट होगा। CP 65 है तो 65 इंटू 100, सॉरी 0.65 इंटू 100 65 लेस 1 64, तो 64 तक जाएगा। ऐसे ही बाकी का भी निकाल लेंगे। हमारा रैंडम नंबर्स आ गया, वहाँ से हमारा रैंडम नंबर जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, वो लिखेंगे और करस्पॉन्डिंग डिमांड कैसे निकालेंगे। पहला 27 कैसे आएगा, पहला 27 है तो रैंडम नंबर 27 कहाँ लाई करता है, 10 और 39 के बीच में, तो ये हमारा डिमांड्स 11 के लिए है, तो उसका करस्पॉन्डिंग डिमांड कितना है 11। 13 का भी वैसे ही, ये 10 39 के बीच में लाई कर रहा है तो डिमांड कितना है 11। नेक्स्ट है 80, तो 80 कहाँ लाई कर रहा है 65 टू 84 के बीच में, इसके लिए हमारा कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कितना है 13। ऐसे ही हम लोग टोटल कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड निकाल लेंगे जिसका टोटल 82 आ रहा है। नाउ अब इसका मीन रिक्वायरमेंट पर डे कैसे निकालेंगे, 82 डिवाइडेड बाय कितना डेज गिवन है 7 डे, तो 82 डिवाइड बाय 7 हमारा आ जाएगा 11.7 टोन्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे, डिमांड टोन्स पर डे गिवन है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी को, 10 इंटू 0.1 प्लस 11 इंटू 0.3 प्लस 12 इंटू 0.25, ऐसे करके हम लोग टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगा 12.05। सी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लिए, वैल्यू आ गया 12.05 टोन्स, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से मीन रिक्वायरमेंट जो आया था उसको हम लोग लेस कर देंगे, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है 0.35 का डिफरेंस आ रहा है। अब इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि ये जो हमारा सिमुलेशन डेटा से आया था, जो वैल्यू आया था वो और एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों में डिफरेंस है कितने का, 0.35 से, ठीक है। This indicates that the small sample size of only 7 days has resulted in some error, ठीक है। A much larger sample should be taken and several samples should be simulated before the simulation results are used for decision making.